सो टुडे वी विल डू द पोएम अ फोटोग्राफ। इनकी जो पोएटिस हैं, लेखिका हैं, उनका नाम है शर्ली टॉल्सन। ये पोएम आपके बुक में अगर आप ध्यान से देखो तो इसके 3 पार्ट्स हैं या 3 स्टैंजाज हैं। द कार्डबोर्ड से स्टार्ट होता हुआ ये एक स्टैंजा, नेक्स्ट दिस एंड दिस। ओके, सो लेट अस फर्स्ट रीड अबाउट द पोएट। Shirley Tolson was born on 28th May 1924 in Henley-on-Thames, England. तो यू कैन जस्ट रिमेम्बर कि शर्ली टॉल्सन कहाँ की पोएटेस है, इंग्लैंड की पोएम है। उन्होंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? ब्रोकेनहर्स्ट कॉलेज इन लंदन, और वो 1953 की बात है। और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम लिखे हैं, पोएम्स हो, एंड स्पेशली शी वाज द एडिटर फॉर मेनी मैगजीन्स। उन्होंने संपादन का काम भी किया है। अब इस पर्टिकुलर पोएम में जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, शर्ली टॉल्सन हमें बताती है कि इंसान का जो जिंदगी है या लाइफ है वो कितना ट्रांजिएंट है, मतलब कि क्षणिक है, कुछ पल के लिए है, और लगता है फ्यूटाइल है, यानी कि इसका कोई मकसद या उसकी समझ हमें नहीं बन पाती है। कि आप अगर लाइफ में धन संचय कर रहे हो और आप लाइफ में बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप अमर हो रहे हो, तो फिर ये एक आपकी नासमझी है। इंसान को कभी ना कभी यहाँ से एक दूसरी यात्रा में जाना पड़ेगा, तो वो ट्रांजिएंस जो हमारे बस में नहीं है। तो 3 स्टैंजाज जो है, 3 पार्ट जो है पोएम के, वो 3 मूड्स दर्शाते हैं। तो ये 3 मूड्स किसके हैं? तो ये है एक शर्ली टॉल्सन जो कि बेटी हैं, और उनकी माँ जिनको वो पोएम में याद करती है। हमने रिसेंटली पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ा जिसमें खुशवंत सिंह उनकी ग्रैंडमदर का रिलेशन दिखाया गया था, और इसमें हम लोग पोएटिस जो है शर्ली, उनकी और माँ के बीच का जो मूड कैप्चर्स है वो करेंगे। सो व्हाट इज द पोएम अबाउट? पोएम इज ऑल अबाउट द मेमोरीज एसोसिएटेड विथ 2 women। 2 औरतों के बीच में कौन सी यादें हैं, और वो 2 औरत कौन है? एक तो ये पोएट है हमारी शर्ली टॉल्सन, और एक उनकी मदर है। और दोनों ने कहीं ना कहीं इसको मिस किया है। कैसे मिस किया है? यानी कि उन यादों में कभी उनकी माँ जो है उसमें शर्ली नहीं थी, क्योंकि शर्ली उस वक्त पैदा नहीं हुई थी जिस वक्त की यादें उनके साथ है। और दोनों ही चाहती थी कि वैसा एक खुशनुमा पल हम दोनों क्यों ना जाकर वापस जी सके, वांटेड टू रिविजिट। लेकिन हमने जैसे शुरू में कहा कि लाइफ बहुत ट्रांजिएंट है, टेम्पोररी है, हम चाहकर भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। So the poem of photograph is written by Shirley Tolson. In this poem, she recalls her mother. माँ को याद कर रही है। जब वो पोएम लिख रही है उनकी माँ मौजूद नहीं है, वो एक पुरानी फोटोग्राफ को लेकर इस पूरे पोएम को कहीं ना कहीं मेमोरीज में कैप्चर करती है। एंड हर मेमोरीज वाइल लुकिंग एट अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ, वो बचपन की फोटोग्राफ शर्ली की नहीं है, वो उनकी माँ की है। व्हेन हर मदर वाज 12 years ओल्ड और सो, लगभग उनको एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो लगभग 12 साल की थी जब ये वाली फोटोग्राफ हुई होगी। कौन कौन थे ये हम पोएम में जानेंगे। एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस, उनकी माँ के बीतने पर जो उन्हें शोक हुआ है, ग्रीफ हुआ है, वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हैं शर्ली। तो पोएम के 3 मूड को ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहले में तो हम लोग इस फोटोग्राफ के बारे में बातचीत करेंगे फर्स्ट स्टैंजा में, कि ये फोटोग्राफ में कौन है भाई। अगर शर्ली नहीं है तो आखिर ये 2 बच्चे कौन है? क्या उनके भाई बहन है या उसके मदर के रिलेटिव्स हैं? फिर सेकेंड वाले में वो पल होगा जब दोनों चाहेंगे कि काश हम मौजूद रहे, लेकिन उसकी माँ ही सिर्फ उस पल में मौजूद थी। उसकी माँ उस फोटोग्राफ को देख रही होंगी और अपनी बच्ची को बता रही होंगी, अरे मालूम है ये उस वक्त का फोटो है ना जब हम लोग तीनों बहन, कजन्स बहन, हम लोग गए थे समुद्र किनारे, और ऐसे ऐसे अंकल ने हमारी फोटो ली थी, देखो हम कैसे कपड़े पहनते थे। तो वो सेकंड स्टैंजा में है। और थर्ड में 12 साल बीत चुके हैं लगभग शर्ली के माँ को बीते हुए, और तब शर्ली फिर वही फोटोग्राफ निकाल कर बैठी है, अपनी माँ को याद कर रही है। तो ये 3 मूड हम इस 3 स्टैंजाज में कैप्चर करेंगे। नाउ लेट अस रीड द पोएम वंस, ताकि पोएम की रीडिंग या रिसिटेशन आपको क्लियर हो जाए। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. तो ये big girl यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, वो एक्चुअली उसकी मदर है।
जो कि लगभग 12 साल की हैं। ऑल थ्री, यानी कि ये तीनों की बात हो रही है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस, माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। तो ये लाइन हमें बता रही है कि ये किस टाइम की चीजों को याद कर रही है, जब ये सी विजिट कब हुआ था, जब वो शर्ली पैदा भी नहीं हुई थी, उस वक्त में ये फोटोग्राफ ली गई थी। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अभी हमसे पोएम की रीडिंग पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ वर्ड्स अगर आप देखो, यहाँ पे कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड, यहाँ कार्डबोर्ड जनरली मतलब होता है कूट या गत्ता, पर यहाँ पे कार्डबोर्ड का अर्थ है कि पहले की तस्वीरें जो होती थी बेटा, उसमें ऐसे करके चारों बगल ना कार्डबोर्ड का एक फ्रेम देते थे, ताकि कार्डबोर्ड फोटो के किनारे जो है वो नष्ट ना हो। तो इस पोएम में भी वो जिस एल्बम को देख रही है ना, वो बहुत पुरानी एल्बम है, तो उसमें चारों ओर ऐसे कार्डबोर्ड बने हैं, एक फ्रेम बना हुआ है जो फोटो को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कार्डबोर्ड हो गया फोटो का फ्रेम। पैडलिंग का अर्थ जनरली होता है समुद्र में या नदी में पैडल करना, जो हम कहते हैं ना पतवार चलाना नाव का। लेकिन यहाँ पे पैडलिंग का अर्थ है कि हम जब पानी में चलते हैं, आधे रेत और आधे पानी में, तो उस वक्त में हमें परेशानी होती है चलन, पैरों को आगे बढ़ाने में। उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पैडलिंग को यूज किया गया है। वॉकिंग, लेकिन कहाँ वॉक कर रही है? ऑन द शोर, समुद्र के किनारे। नेक्स्ट कम्स द वर्ड ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट शब्द का हमने पहले भी बताया कि जैसे जिंदगी है बहुत छोटी सी है, यानी कि शॉर्ट टर्म, कुछ साल हम जीते हैं, एक शक्ति है उसके माध्यम से ही, हमें नहीं पता होता हम कब तक हैं इस धरती पे, और वो बहुत टेम्पररी या क्षणिक होता है। और स्नैपशॉट का मतलब फोटोग्राफ होता है। सो दिस इज अ स्नैपशॉट। ये वर्ड्स आपको इस स्टैंजाज में दिख रहे होंगे। इसके बाद आगे जब पोएम में जाते हो, सम 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, यानी कि उस घटना के 20-30 साल बाद की मूड है, जब शर्ली और उसकी माँ दोनों बैठे हैं और दोनों मिलकर फोटो को देख रहे हैं। और उसकी माँ फोटो को दिखा के बता रही कि फोटो में कौन कौन है। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो अब आपको पता है कि शर्ली की मदर का नाम तो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन ये जो बच्ची यहाँ पे दिख रही है और ये बच्ची, इनमें से एक बेटी है, उनकी कजन सिस्टर, और एक है डॉली। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, क्योंकि वो समुद्र वाली जो छुट्टियां थी वो जा चुकी थी, वो पहले के समय की थी, पास थी। माइन इज हर लाफ्टर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे उनकी बेटी को लग रहा है कि जो मेरी माँ को मैंने हंसते हुए देखा था उस फोटो के साथ में, ये वो वक्त मानो जा चुका है। अब उनकी माँ उस तरह से नहीं मुस्कुराती है खुलकर हंसकर, जिस तरह वो बचपन में फोटोज में दिख रही थी। बोथ राय विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। और फिर अब ये 12 साल के बाद वाली है, उनकी माँ बीत चुकी है और 12 साल लगभग हो चुके हैं माँ को बीते हुए। दुखती फिर से वो फोटो निकाल रही हैं शर्ली, और बैठी है अकेले। और अब वो कह रही है, नाउ शी इज बिन डेड नियरली एज मेनी years एज दैट गर्ल लिव्ड। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जितने साल की उनकी मम्मी उस फोटो में थी, उतने ही साल बाद वो इस तस्वीर को निकालती हैं। एंड ऑफ दिस सरकमस्टांस, और अब अभी के जो हालात है, जब वो फोटो को निकाली हैं, उनकी माँ उनके साथ नहीं है, शर्ली कह रही है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी नहीं है मेरे पास सिवाय एक सन्नाटा का, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो राई यानी अगर आप मुस्कुरा रहे हो लेकिन आपकी मुस्कुराहट में बहुत ट्रुथ नहीं है, फेक स्माइल जो कहते हैं ना, तो उस तरह से एक कटाक्ष है, एक व्यंग्य है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं राई। तो यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में है कि दोनों हम लोग जो हंस रहे हैं अभी, और जो वो हंसी समुद्र में थी, उसमें बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उस वक्त खुलकर हंस रही थी, और शादी के बाद जब बेटी के साथ वो बैठी हुई हैं और वो फोटो पे बात कर रही हैं, तो उस समय उनकी हंसी में वो जान नहीं है जो कि बचपन के फोटोग्राफ में असलियत में रही होगी। ट्रांजिएंट, यहाँ पे एक चीज ध्यान में देना है कि द पोएट्स मदर हैज लॉस्ट हर यूथ। सेकेंड स्टैंजा में अगर आप देखो, उस वक्त में वो अब बूढ़ी होती जा रही हैं, उनको ये एहसास हो रहा है कि मैं अपनी अब जवानी से मैं धीरे धीरे मैं वृद्ध हो रही हूँ और मेरे दिन बहुत कम है। और वो सीख चुकी हैं कैसे सरवाइव करे सारी कष्ट को झेलते हुए, यानी कि उनका जो मैरिड लाइफ था या फैमिली लाइफ था, वो कहीं ना कहीं सफरिंग से था, बहुत ज्यादा वो सफर की होंगी।
पोयम के हिसाब से, जिस वजह से उनकी जो मुस्कुराहट या हंसी बचपन में थी अब वो बदल चुकी है। अब वो सिर्फ दूसरों को खुश देखने के लिए वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, कि मेरी बेटी को ऐसा न लगे कि मैं दुखी हूं या मेरा मन कहीं खराब है। तो और थर्ड वाले स्टैंजा में अगर आप देखो तो यही हुनर अब किसके पास है? शर्ली के पास है, क्योंकि शर्ली भी सीख गई है माँ के बिना जीना। 12 साल हो चुके हैं और वो कोप अप कर चुकी है अपने माँ के लॉस के साथ में। अब वो बहुत कुछ शिकायत भी नहीं कर सकती है, इसलिए वो बिल्कुल उस सिचुएशन में बिल्कुल साइलेंट हो गई है, मतलब कोई भी आवाज नहीं है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साइलेंस। अब हम लाइन बाय लाइन पोएम को समझेंगे, यहाँ पे आप लोग कंसंट्रेट करना। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. इस सीन को इमेजिन करो कि शर्ली टोल्सन, उसकी मदर, एक कार्डबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, फोटो के बारे में। दो गर्ल कजन्स है जो हमने नाम देखा बाद में, डॉली और बेटी। वो उनकी माँ जा रहे हैं पैडलिंग करने, समुद्र में चल रहे हैं। एंड ईच वन होल्डिंग वन ऑफ मदर्स हैंड, दोनों एक दो तरफ से माँ, उनकी माँ की हाथ पकड़े हुए हैं, शर्ली की मदर की हाथ। और शर्ली की माँ की उम्र कितनी है? 12 ईयर्स है। सो इन दीज लाइन्स द पोएट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड. In the picture, there are three girls who are walking on the beach holding each other's hands. The girl in the middle is the tallest and the oldest. 12 साल की उनकी मदर है. The other two girls on each side are younger than her. और दो लड़कियां आप देख पा रहे हैं फोटो में ही कि उनसे यंग है, और गर्ल जो मिडिल में है वो उनकी मदर है, एंड शी इज 12 years old. All three stood still to smile through their hair. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि ये लोग समुद्र किनारे हैं तो वहां हवाएं चल रही हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं, और वो मुस्कुरा रही हैं तो उनकी मुस्कुराहट भी आधी छिपी छिपी आ रही है उनके बालों के बीच से, इसलिए कह रहे हैं थ्रू द हेयर, मानो बाल के बीच से वो मुस्कुरा रही हैं। और किस क्या मुस्कुरा रही है या किसे देखकर मुस्कुरा रही है? उनके अंकल जो उनके साथ गए होंगे गार्जियन कैमरा लेकर, वो उनकी तस्वीर लेना चाह रहे हैं तीनों की, जो तस्वीर बनी है। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। तो यहाँ शर्ली बता रही है इन लाइन्स में कि उसकी माँ तकलीफ वाली जिंदगी जी रही हैं, क्योंकि वो कह रही है जो चेहरा माँ का फोटो में दिख रहा है, स्वीट फेस, वो शायद तभी था मेरे पैदा होने से पहले का, बिफोर आई वॉज बोर्न, यानी कि उनके आने के बाद, और परिवार की स्थिति शायद ऐसी बिगड़ी जिस वजह से उनकी माँ का जो चेहरे पे स्ट्रेस है वो दिख रहा था जब वो जिंदा थी। एंड द सी, लेकिन मजे की बात है कि हम इंसान की तरह हम में बहुत सारे चेंजेस होंगे। यदि आप पूरी बीच या कहीं भी जा रहे हो और कुछ सालों बाद भी आप वापस उस पूरी बीच में जाते हो तो आप बदले होंगे, क्या वो समुद्र बदलेगा? वो नहीं बदलेगा। तो ये कह रहे हैं कि नेचर बहुत कम बदलता है, लेकिन इंसान के हाथ में समय बहुत सीमित होता है। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उस समय का हम लाभ लें और जिंदगी को खुलकर हम जी लें। एंड द सी which appears to have changed less, और समुद्र जो कि अभी भी फोटो में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जब उनकी माँ देख रही है तस्वीर को, washed their terribly transient feet. ये फीट किनके हैं? उनकी माँ और दोनों कजन्स के जो फोटो में दिख रहे हैं। और उनके फीट को टेरिबली ट्रांजिएंट क्यों कहा गया? मतलब बहुत कम समय तक जीने की वजह से, बहुत कम समय तक क्षणिक वो लोग जी पाए, इसीलिए कहा जा रहा है टेरिबली ट्रांजिएंट. So in these lines, the poet describes how the photograph was taken. फोटोग्राफ किसने लिया था? मदर के अंकल ने. और वो लोग वहां स्टॉप कर रही थी और पोज कर रही थी. तो जब वो पोज कर रही थी, सभी के जो हेयर थे वो गीले थे, वेट थे, वो ओपन थे, और वो स्माइल कर रही थी कैमरा पे. और पोएट कहती है कि इनके पैर टेरिबली ट्रांजिएंट थे, बिकॉज उस समय वो लोग बहुत यंग थे, और जब बात की बात है, जब फोटोग्राफ्स देखी जा रही है, उस वक्त में वो लोग काफी ओल्ड हो चुके हैं. और उसी जगह पर समुद्र को अगर देखो, वो शायद ही बदला हो, इट हैज हार्डली चेंज्ड. सो ये है इस लाइंस की मीनिंग. अब हम आ रहे हैं कि ये जो फोटो है ये कब देखा गया था शर्ली उसकी माँ के द्वारा? 20-30 साल बाद उस घटना के, उस विजिट के, जहां वो लोग घूमने गए थे.
और जब उसकी माँ ये फोटो देख रही थी अपनी बेटी के साथ, शर्ली के साथ, वो उनको बता रही है, देखो देखो बेटी और डॉली को, वो तो जान ही रही होंगी कि उनकी मौसी सब है, कजन्स है, देखो बेटी और डॉली को, और लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि देखो हमें कैसे कपड़े पहनाए गए थे, अंकल या मम्मी ने पहनाया होगा, क्योंकि बहुत रंगीन कपड़े होंगे और थोड़ा अलग होंगे नॉर्मल डे से, क्योंकि वो लोग कहाँ गए थे, समुद्र पे हॉलिडे करने गए थे। तो 20-30 साल बाद का ये जो इमेज देखने के बाद में उनके बीच की बातचीत हो रही है ना, वो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी मदर, बेटी और डॉली के लिए वो जो मोमेंट था, वो लाइफ का एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। और इन लोगों ने जरूर बहुत पहले ही प्लान कर रखा था कि हम वहां जाएंगे, तो हम तीनों, जैसे आजकल हम सेल्फी लेने के लिए, रील्स बनाने के लिए हम बिल्कुल व्याकुल रहते हैं कि हम जरूर वहां पे एक फोटोग्राफ लेंगे, बिकॉज उस वक्त तो बहुत कुछ था नहीं साधन, तो एक कैमरा हमेशा लोग कैरी करके फोटोग्राफ करते थे। सो दे मस्ट हैव प्लान्ड, और वो वैसे ड्रेसेस पहने हुए थे, एंड दे had a very good click of the best memory of their life। अब वो पास्ट था, है ना, वो उनका बीता हुआ कल था। वॉज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर। इस लाइन को ध्यान से देखो। वो फोटो, वो मोमेंट, जिस तरह उसकी माँ का भूत था, भूतकाल था या फिर पास था, बीता हुआ पल था, वैसे ही कह रही है मेरी माँ की हंसी मेरे लिए एक बीता हुआ पल है। मेरी माँ हंसते हुए सिर्फ उस फोटो में दिखती है। घर में 20-30 साल के बाद मैं माँ को मुस्कुराते हुए बहुत कम देखती हूँ, और अगर देखती भी हूँ तो बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और हंसी भी हमारी ऐसी है कि फेक है, ऐसा लगता है कटाक्ष है, व्यंग है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है, मेहनत की है कि हम धीरे धीरे अपने लॉस को भूल सके, जो हमारे लाइफ से या तो किसी ने छीन लिया है या हमने खो दिया है। उस मेमोरीज को पास्ट में रखकर हम लाइफ को जीने का प्रयास कर रहे हैं। सो द पोएट रिकॉल्स द सी हॉलीडे, वो याद कर रही है उस समुद्र वेकेशन को, कि उसकी माँ का वो फेवरेट मोमेंट था फ्रॉम द पास्ट। एंड वाइल द पोएट्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट वाज हर मदर्स लाफ्टर। अब वो याद करती कि माँ अब मुझे मुस्कुराते हुए नहीं दिखती है, जैसा पहले कभी मैंने फोटोज में देखा है। और दोनों एक्चुअली कहीं ना कहीं उस पास्ट मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं, उस बीते हुए पल के बारे में, कि जो वापस वो जाके नहीं रह सकते, मतलब रिलीव कर सकते, वो फिर से उसको नहीं जी सकते हैं उस पल को। और उन लोगों ने बहुत बेस्ट किया है एडजस्ट करने के लिए, जो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस है, बहुत मेहनत की है, बेस्ट कोशिशें की हैं कि ये जो लॉस हो चुका है इसको ये लोग अब बहुत ज्यादा इससे द्रवित ना हो, बहुत ज्यादा ये लोग इससे दुखी ना हो, टू एडजस्ट व्हाट दे लॉस्ट। तो हर स्टैंजा में आप देखोगे मूड इसका बदल रहा है, और शायद और सैड होता जा रहा है, क्योंकि आप अगर लास्ट 4 लाइन्स में देखो, नाउ शी हैज बिन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, वो जितने साल की थी इस फोटो में उतने साल बीत चुके हैं मेरी माँ को बीते। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और अभी के हालात, मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को, देर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंट साइलेंसेस। So in the last few lines, the poet says that her mother died 12 years ago, the same age, उसी उम्र की as in the photograph. And whenever the poet thinks of her mother's death, she has nothing. She cannot explain. वो बिल्कुल शब्द विहीन हो जाती है. She's at a loss of words, क्योंकि डेथ ने उसकी माँ को जो मैंने हमेशा के लिए सुला दिया है, वो कहीं ना कहीं उसको भी एक साइलेंस या स्पीचलेस मोड में डाल चुका है। अब उसके पास, लाइफ के पास शिकायत करने के लिए भी कोई शब्द नहीं है। After this, you will get summary. I will not read this summary. I will send this PDF to you all in the group, ताकि आप लोग इसको पढ़ लो, और अगर समरी में कहीं पे किसी लाइन में फिर आपको डाउट हो तो आप उसको एक बार रिवाइज करोगे। पर यहाँ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, अब 11 में आप जो भी पोएम करोगे ना, पोएम को लिखने की शैली कभी कभी दिलचस्प बनाने के लिए जो पोएट होते हैं वो ऐसे कुछ ये तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उसकी साहित्यिक सुंदरता बढ़ जाए। उस साहित्यिक सुंदरता को ही हम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में जानते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपने अपने क्लासेस 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, सिमिली। सिमिली होता है कि जब आप दो चीजों के बीच में आप कंपेयर करते हो, जैसे कि एज रेड एज अ रोज या एज स्वीट स्मेलिंग एज अ रोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक गुलाब को उसकी सुगंध के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है।
तो वहां पे सिर्फ रेड लिखने से भी काफी है, लेकिन पोएट कभी कभी उसको और सुंदर बनाने के लिए कह देते हैं कि आप तो बिल्कुल गुलाब की तरह महक रही हैं। तो ये सिमिली जो वर्ड है, या आपने 9-10 में किसी ना किसी पोएम में पढ़ा होगा, लेकिन अब आगे आप जब 11-12 में हो तो आपको ऐसे और भी डिवाइसेस मिलेंगे जिसका अर्थ आपको जानना होगा, और ये पहचानना होगा कि किस पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर यूजिंग। तो ये जो लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे दी हुई हैं पोएम में जो है वो लिखी हुई हैं। सबसे पहले यदि आपको पोयम में लगातार दो वर्ड ऐसे मिले जिसके पहले ध्वनि एक है, जैसे स्टूड स और यहाँ स्टिल स, ST तो चंदू के चाचा जो पोयम है वैसा ही, उसमें तो बहुत ज्यादा एलिटरेशन है, इसको हम लोग हिंदी में अनुप्रास कहते हैं और इंग्लिश में एलिटरेशन। अब इंग्लिश को याद रखो, हिंदी मैंने ऐसे ही मुझे याद आ गया, सो आई हैव टोल्ड यू। अगर किसी वर्ड के कॉन्सोनेंट साउंड, पहले व्यंजन जो साउंड है वो लगातार रिपीट हो दो या उससे अधिक शब्द में, तो हम ऐसे उदाहरण को कहेंगे एलिटरेशन, प्रथम ध्वनि का रिपीट होना। जैसे कि शी शेल्स ऑन द सी शोर, तो आप देख रहे हो श श श श श लगातार, इसमें बहुत सारे एलिटरेशन है। स्टूड स्टिल, थ्रू देयर, यहां भी देखो TH और TH एक साथ है। माई मदर, M और M लगातार दो बार है दो वर्ड में, तो इसको हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। नेक्स्ट इज एपिथेट। एपिथेट क्या बोलते हैं, एक वाक्यांश, एक फ्रेज जो कि एक आदमी के क्वालिटी को बताए, उसके बारे में कुछ गुण या उसके बारे में कोई वर्णन दे। किसी शरीर के, हाँ, एक पर्टिकुलर अंग या किसी एक वस्तु के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, फीट बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप उस पूरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो कि ये पूरा पूरा व्यक्ति ही कुछ पल के लिए हमारे साथ है, तो वैसे फ्रेज को हम कहेंगे एपिथेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस आता है बेटा, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन यानी कि अगर दो शब्द ऐसे लगे हुए हैं एक साथ में जिसके मीनिंग अगर अलग अलग देखो तो दोनों मीनिंग उल्टे हैं, लेकिन दोनों को एक साथ लगा दिया गया है एक अर्थ को लाने के लिए, उसे कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। दोनों की मीनिंग बिल्कुल विपरीत होगी। जैसे कि लेबर्ड, लेबर्ड यानी मेहनत वाली चीज है ना, जो आप बहुत तकलीफ से एफर्ट से आप करते हो, और ईज यानी आराम वाली चीज। तो आप देखो यहाँ लेबर्ड भी लगा हुआ है, ईज भी लगा हुआ है। तो ऐसा होता है क्या कि मेहनत भी करो और आराम भी करो? ऐसा है कोई ऐसा काम है जिसमें मेहनत भी हो आराम भी हो एक साथ में? वो चीज आप बोलोगे, या तो आप बोलोगे मुझे बहुत मेहनत लगा, या बोलोगे मुझे बहुत आराम लगा। लेकिन यहाँ पे लेबर्ड ईज बात हो रही है कि किस तरह से दोनों माँ बेटी ने अपने पास्ट को भुलाने का प्रयास किया है, तो बहुत मेहनत लगने के बाद भी जो रिजल्ट है वो अब काफी आसान दिख रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करने में एक बहुत बड़ा अर्थ निकल कर आ रहा है कि हमने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत दिख नहीं रहा है, अभी सबको लग रहा है कि भुलाना बहुत आसान था, बहुत इजी था। ईज इज अ नाउन फॉर्म ऑफ इजी। आप इजी बोलते हो ना विशेषण में, उसी को अगर आप बोलोगे आराम सिर्फ संज्ञा के रूप में तो आप उसको ईज बोलोगे। तो लेबर्ड ईज, दोनों वर्ड का मीनिंग ऑपोजिट है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन।